हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पेरिकल मास, इम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। ठीक है, कैसे इम्पेरिकल फार्मूला आप निकाल सकते हैं और इम्पेरिकल फार्मूला से कैसे आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। ये जो मेथड है सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में कई बार क्वेश्चन देखा गया है इसका, अगर आप पास्ट ईयर्स देखोगे। ठीक है, लेकिन सीबीएसई में इस क्वेश्चन के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। ठीक है, जो भी आप नोट्स बनाएंगे ध्यान रखना, साथ साथ आपको नोट्स बनाने हैं। पहले क्वेश्चन को समझो, बाद में उसको लिखो, साथ साथ कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझना है, कंसेप्ट को समझना है, बाद में नोट डाउन करना है। ठीक है, चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे और शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो, हमारे पास एक होता है केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? एक ऐसा फॉर्मूला या कह लो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ठीक है, जैसे हम सल्फ्यूरिक एसिड के लिए हम क्या लिखते हैं? H2SO4। अगर कहीं पे भी H2SO4 लिखा हुआ है मतलब वो क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। कहीं पे भी H2O लिखा हुआ है तो क्या होता है? वाटर। तो ये केमिकल फॉर्मूलाज हैं। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2SO4। वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2O। अब जो केमिकल फार्मूला होता है हमारे पास वो दो तरह का होता है। एक तो होता है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और जो दूसरा हमारे पास होता है वो है इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, आज तक हमने बहुत सारे कंपाउंड्स के फार्मूलाज लिखे हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के लिए हमने क्या लिखा है? अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला हम क्या लिखते आए हैं? H2SO4। वाटर का फॉर्मूला हम क्या लिखते आए हैं? H2O। ठीक है, मीथेन की बात कर लें, मीथेन का हम फॉर्मूला क्या लिखते आए हैं? CH4। इथेन का फॉर्मूला हम क्या लिखते आए हैं? C2H6। ठीक है, कोई भी कंपाउंड ले लो, बेंजीन ले लो, बेंजीन का फॉर्मूला हम क्या लिखते आए हैं? C6H6। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? एक ऐसा केमिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमें बताता है कि उस मॉलिक्यूल में या उस कंपाउंड में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, कितने एटम्स प्रेजेंट हैं ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 है, वहां से मुझे क्या पता चलता है कि भाई इसके अंदर दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, एक सल्फर का एटम है और 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। सिमिलरली जो वाटर है, वाटर का फॉर्मूला H2O है, तो उससे मुझे पता चलता है कि इसके अंदर दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है। मीथेन का फॉर्मूला CH4 है, जिससे मुझे ये पता चलता है कि भाई इसके अंदर एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, ये चीजें हैं। सिमिलरली इथेन, इथेन का फॉर्मूला C2H6 है, जिससे मुझे ये पता चला कि भाई इसके अंदर दो कार्बन और 6 हाइड्रोजन हैं। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, वहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि भाई इसके अंदर 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन हैं। तो मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन है जिससे मुझे ये पता चलता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं इन दैट फॉर्मूला और इन दैट गिवन कंपाउंड। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला tells us about number of atoms of various elements, number of atoms of various elements present in the given compound, present in the given कंपाउंड। और ये जो नंबर ऑफ एटम्स हमें बताता है ये इन एग्जैक्ट नंबर बताता है, कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं हम, कोई कटिंग वगैरह नहीं करते हैं। इन एग्जैक्ट नंबर जितने हैं उतने बता देता है। जैसे बेंजीन के अंदर 6 कार्बन थे 6 हाइड्रोजन थे, तो पूरा पता चला कि भाई 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन है, कोई रेशियो नहीं ली, कुछ कैंसिलेशंस नहीं की, तो एग्जैक्ट नंबर जितना है उतना हमें बता दिया गया। समझ आ गया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन या एक ऐसा फार्मूला है जो हमें ये बताता है कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के कितने कितने एटम्स प्रेजेंट हैं इन दैट गिवन कंपाउंड। ठीक है, अब इसी तरह से हमारे पास एक होता है मॉलिक्यूलर की जगह इंपेरिकल फार्मूला। ये आपके लिए नया है, इंपेरिकल फार्मूला।
अब इंपेरिकल फॉर्मूला भी हमें ये बताता है कि कितने कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट नंबर में नहीं बताता। ये किस में बताता है? इन द सिंप्लीफाइड होल नंबर रेशियो। तो इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट टेल्स अस अबाउट नंबर ऑफ एटम्स of various elements present in the given compound in simplified whole number ratio, in simplified whole number ratio। ये तो डेफिनेशन हो गई, ठीक है, कि हमें ये बताता है कि भी कितने एटम्स प्रेजेंट हैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के इन द सिंप्लीफाइड होल नंबर रेशियो, ठीक है। लेकिन अब मुझे मान लो इथेन का इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है। इथेन क्या होता है? C2H6। ये तो होता है भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अभी अभी हमने पढ़ा। अब इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं किसी भी कंपाउंड का? आपको अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है तो आप उसका इंपेरिकल फॉर्मूला बड़े आराम से लिख सकते हो। कैसे? अब देखो इसके अंदर ये जो सब्सक्रिप्ट्स हैं ये 2 से कैंसिल हो रही हैं। अगर वो चीज किसी कॉमन नंबर से कैंसिल हो रही है तो उसे कैंसिल कर दो, मतलब C1H3। अब इससे ज्यादा कैंसिलेशन हो नहीं सकती, क्योंकि 1 को तो हम किसी चीज से डिवाइड नहीं कर सकते। पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए, होल नंबर में सब्सक्रिप्ट आनी चाहिए। जैसे 1 3 होल नंबर्स में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेसिकली मैंने क्या किया कि भाई इथेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था वो मुझे पता था, C2H6। मैंने देखा जो 2 और 6 है वो एक कॉमन नंबर किससे कैंसिल हो रहे हैं? 2 से कैंसिल हो रहे हैं, जिससे मुझे मिल गया CH3। तो जो CH3 बना ये बन गया इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ इथेन क्या हो गया? CH3, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये मुझे पता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का। अब देखो क्या इसका इंपेरिकल फॉर्मूला सेम होगा या कुछ नया फॉर्मूला बनेगा? देखो 2 और 4 को तो मैं 2 से कैंसिल कर सकता हूं, लेकिन जो सल्फर का सब्सक्रिप्ट है उसको तो मैं 2 से कैंसिल ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो 1 है ऑलरेडी। और अगर मैं उसको 2 से कैंसिल करूंगा तो 0.5 आ जाएगा। और मैंने आपको बताया कि हम पॉइंट्स में नंबर नहीं लेके आ सकते, हमें होल नंबर में ये नंबर चाहिए होगा। तो मतलब इसको मैं किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं कर सकता। अगर आप कैंसिल नहीं कर सकते तो जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वही क्या होगा? उस कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला। तो मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का इंपेरिकल फॉर्मूला भी क्या होता है? H2SO4 होता है। क्लियर हो गया? कोई डाउट? ठीक है। अब एक रिलेशन है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट। वो रिलेशन क्या है कि मॉलिक्यूलर मास मतलब जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मास आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय इंपेरिकल मास। इंपेरिकल मास का मतलब जो आपका इंपेरिकल फॉर्मूला का मास कैलकुलेट आएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू n, वेयर n इज सम होल नंबर। n इज सम होल नंबर, ठीक है। जब भी आप मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करोगे इंपेरिकल मास से, मॉलिक्यूलर मास मतलब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है उससे जो मास कैलकुलेट करोगे वो चीज। इंपेरिकल मास मतलब जो आपने इंपेरिकल फॉर्मूला लिखा है उससे जो मास कैलकुलेट करोगे वो चीज आपकी इंपेरिकल मास में काउंट होगी। जब आप दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास एक नंबर आएगा, एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा, ठीक है। अब उस पॉजिटिव इंटीजर से हमें क्या फायदा? मान लो हमारे पास किसी एलिमेंट का इंपेरिकल फॉर्मूला है AXBY। ये किसी भी कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला है और आपको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। इंपेरिकल फॉर्मूला गिवन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो आपको n चाहिए होगा, ये नंबर चाहिए होगा हमेशा। अब इस नंबर का फायदा क्या है? अगर आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला है, इंपेरिकल फॉर्मूला में जो भी सब्सक्रिप्ट्स हैं उसको आप n से मल्टीप्लाई कर दो। हर एक सब्सक्रिप्ट को किससे मल्टीप्लाई कर दो? n से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आपका क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बहुत एक अच्छा नंबर है n, जिससे हम इंपेरिकल फॉर्मूला को कन्वर्ट कर सकते हैं अपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट? ठीक है। देखो जैसे मान लो आपको दिया हुआ है कि इथेन हैज मॉलिक्यूलर मास 30 and its empirical formula is CH3
फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऐसा कोई क्वेश्चन कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। ठीक है, तो इसके अंदर अब आपको n चाहिए होगा, क्योंकि मुझे इंपेरिकल फॉर्मूला से क्या लेना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, तो मुझे n की वैल्यू चाहिए होगी। n कैसे निकलता है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल मास, यही होता है n। मॉलिक्यूलर मास मुझे क्वेश्चन में दे रखा है 30, और इंपेरिकल मास क्या होगा, जो इंपेरिकल फॉर्मूला है उसका मास। अब इंपेरिकल फॉर्मूला में एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन हैं, कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो टोटल मास कितना हो गया 15, तो डिवाइडेड बाय 15, मतलब n की वैल्यू आ गई 2। अब जब n की वैल्यू आ गई तो मैं क्या करता हूं, जो मेरा इंपेरिकल फॉर्मूला है CH3, उसमें जो भी सबस्क्रिप्ट है उसको n से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब 2 into 1, हाइड्रोजन के लिए 3 into 2, तो मेरा जो फॉर्मूला बना C2H6, ये क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस इथेन। ठीक है, अच्छा एक चीज और, कई बार आपको डायरेक्टली मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में नहीं देते, मॉलिक्यूलर मास नहीं देंगे, वो क्या दे देंगे आपको, वेपर डेंसिटी, आपको कहेंगे कि वेपर डेंसिटी दे रखी है। हमेशा याद रखना, जो वेपर डेंसिटी होती है वो किसके बराबर होती है, मॉलिक्यूलर मास बाय 2। मतलब अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो आपको जो वेपर डेंसिटी दे रखी है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट हो गया तो आप वहां से n निकाल लोगे और फिर इंपेरिकल फार्मूला को कन्वर्ट कर दोगे अपने मॉलिक्यूलर फार्मूला में। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से पूरा पक्का करने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, डिटरमाइन द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ एन आयरन ऑक्साइड which has 69.9% आयरन एंड 30.1% डाइऑक्सीजन बाय मास। हमेशा आपको ऐसे क्वेश्चंस में परसेंटेज चाहिए होगी, परसेंटेज बाय मास। अब ये परसेंटेज बाय मास क्या होता है, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। ठीक है, तो आपको इंपेरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला जब भी कैलकुलेट करना है, हमेशा तो पहले आपको परसेंटेज बाय मास चाहिए। कई बार क्वेश्चंस में गिवन होगी, कई बार क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, आपको निकालनी होगी। कैसे निकालते हैं ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको गिवन होगी, तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप नोट करते चलो इसे। पहला स्टेप तो हमेशा क्या है, लेट द सैंपल इज ऑफ 100 ग्राम, लेट द सैंपल बी ऑफ 100 ग्राम। क्यों? क्योंकि मुझे सैंपल की परसेंटेज बाय मास दे रखा है, परसेंटेज बाय मास दे रखा है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी सिखाया था कि जब भी आपको परसेंटेज बाय मास दे रखा हो, आपका पहला काम यही होना चाहिए, लेट द सैंपल बी ऑफ 100 ग्राम। जैसे ही आपने ये असम्पशन ली, जो भी आपकी परसेंटेज है वो किस में कन्वर्ट हो गई, मास में। मतलब अब इस कंपाउंड में आयरन का मास कितना है, 69.9 ग्राम, जबकि ऑक्सीजन का मास कितना है, 30.1 ग्राम। कोई डाउट? ठीक है, तो आपने जैसे ही असम्पशन लोगे, आपकी परसेंटेज मास में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आयरन और ऑक्सीजन, आयरन का मास मेरे पास आ चुका है 69.9 ग्राम, जबकि ऑक्सीजन का मास मेरे पास आ चुका है 30.1 ग्राम। मास निकालने के बाद आपका क्या काम है, मोल्स कैलकुलेट करना। मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ठीक है, तो अब जैसे आयरन का गिवन मास कितना है, 59.9, एटॉमिक मास कितना होता है मुझे पता है, 56। ऑक्सीजन गिवन मास कितना है, 30.1, और एटॉमिक मास कितना होता है, 16। ठीक है, अब याद रखना कि ये जो भी कैलकुलेशंस आप करोगे वो 2 डेसिमल प्लेस तक करनी ही करनी है। कितने डेसिमल प्लेस तक करनी है, 2 डेसिमल प्लेस तक आपको करनी ही करनी है। जैसे 69.9 डिवाइडेड बाय 56, तो ये आपका आएगा 1.24। सिमिलरली 30.1 डिवाइडेड बाय 16, ये आपका बनता है 1.88। ठीक है, तो 2 डेसिमल प्लेस तक आपको ये कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक नेक्स्ट कॉलम में आपको निकालना है सिंप्लीफाइड मोल्स, सिंप्लीफाइड मोल्स। अब ये सिंप्लीफाइड मोल्स क्या चीज है, जो भी आपका यहां पे मोल्स वाला आंसर आया, सबसे छोटी वैल्यू देख लो। जैसे मेरे पास यहां पे 2 चीजें थी, दोनों में से सबसे छोटा कौन है, 1.24। जो भी सबसे छोटा है उससे सबको डिवाइड कर दो, उससे सबको डिवाइड कर दो। मतलब 1.24 से 1.24 को डिवाइड कर दिया,
1.88 को भी किससे डिवाइड कर दो, 1.24 से डिवाइड कर दो। तो ये तो आपका 1 हो गया, और ये कितना हो गया, 1.88 डिवाइडेड बाय 1.24 विच इज 1.51, अप्रोक्सीमेटली 1.5 या 1.51 ही ले लो, ठीक है। तो अब देखो, अगर यहाँ पे कोई होल नंबर आ जाता तब तो मेरा कैलकुलेशन वाला पार्ट यहीं खत्म हो जाता, लेकिन यहाँ कोई होल नंबर नहीं आया। तो होल नंबर बनाने के लिए पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, जब तक एक होल नंबर ना बन जाए। तो पहले मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर एक को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जितनी भी वैल्यूज है सबको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर एक को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो जितनी भी वैल्यूज है सबको 3 से मल्टीप्लाई करोगे। एक छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि एक होल नंबर में ये वैल्यूज कन्वर्ट हो जाए। अब अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये तो 2 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 3.02, तो अप्रोक्सीमेटली 3। तो ये होल नंबर्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो होल नंबर्स में कन्वर्ट होने के बाद इससे हमें क्या मिल जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला। देखो आयरन, यहां पे जो भी नंबर आ रहा है ये आपकी सबस्क्रिप्ट में आएगा। सबस्क्रिप्ट में क्या आ जाएगा, 2। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सबस्क्रिप्ट में क्या आ जाएगा, 3। तो ये क्या बन गया हमारा, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस गिवन डाटा। क्लियर हो गया। देखो यही स्टेप्स हैं, हमेशा परसेंटेज को मास में कन्वर्ट करना है। कैसे, एज्यूमिंग द सैंपल टू बी ऑफ 100 ग्राम, परसेंटेज बाय मास आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। नहीं गिवन तो पहले वो कैलकुलेट करो, वो हमने कर लिया है कि हम कैसे कैलकुलेशंस करते हैं। उसके बाद आपको मोल्स निकालने हैं। मोल्स निकालना आपको अच्छे तरीके से आता है, गिवन मास बाय एटॉमिक मास। फिर आपने क्या करना है, जो भी मोल्स की वैल्यूज आई आपके पास, सबसे छोटी वैल्यू से सबको डिवाइड कर देना है। जब आप डिवाइड करोगे तो अगर सारे होल नंबर आते हैं तो वेल एंड गुड, आपकी कैलकुलेशन पार्ट वहीं खत्म हो गया। और अगर होल नंबर नहीं आते हैं तो सबसे छोटे नंबर से सबको मल्टीप्लाई करना है, किसी एक को मल्टीप्लाई नहीं करना। यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं, सब वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है किसी एक सबसे छोटे नंबर से, ताकि, और वो नंबर भी होल नंबर होना चाहिए। ये भी पॉइंट से आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मतलब आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूं या 0.2 से मल्टीप्लाई कर दूं। एक होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि आपकी सारी वैल्यूज, सारी की सारी वैल्यूज होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। और फिर वो जो होल नंबर होगा वो आपका सबस्क्रिप्ट बन जाएगा। जैसे आयरन का सबस्क्रिप्ट बन गया 2, ऑक्सीजन का सबस्क्रिप्ट बन गया 3। तो यहाँ पे जो भी फॉर्मूला बनेगा ये आपका हमेशा क्या होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला। क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। राइट द इंपेरिकल फॉर्मूला फॉर द गिवन कंपाउंड्स हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस, ठीक है। तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो 6 से 6 कट जाएगा, तो मतलब इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया, C1H1 C6H12। ये 6 से कैंसिल हो जाएंगी दोनों वैल्यूज, तो C1H2, ठीक है। H2O2, दोनों सबस्क्रिप्ट वाली वैल्यूज 2 से कैंसिल हो रही हैं, तो फॉर्मूला क्या बन गया, H1O1 H2O। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की सबस्क्रिप्ट में पहले से ही 1 है, इसको मैं किसी और छोटे नंबर से डिवाइड नहीं कर पाऊंगा, तो सेम ही क्या बनेगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O, ठीक है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे भी कार्बन की सबस्क्रिप्ट में ऑलरेडी 1 आ रखा है, तो मैं इसको डिवाइड नहीं कर सकता, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला भी सेम होगा। B2H6, B2H6 में मैं दोनों सबस्क्रिप्ट्स को 2 से डिवाइड कर सकता हूं, तो इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा BH3। N2O4, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NO2, ठीक है। C6H6 मैं ऊपर कर ही चुका हूं तो ये रिपीट हो गया है, तो इसको हम दोबारा नहीं लिखते हैं। H3PO4, H3PO4 में भी मुझे पता है कि फास्फोरस की सबस्क्रिप्ट में ऑलरेडी 1 है, मैं उसको और छोटे नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूं, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी सेम रहने वाला है। Fe2O3, अब Fe2O3 में दोनों सबस्क्रिप्ट किसी एक कॉमन नंबर से कैंसिल नहीं की जा सकती, ना तो मैं 2 को 3 से काट सकता हूं, ना 3 को 2 से काट सकता हूं, क्योंकि पॉइंट्स में आ रहा है आंसर, तो नहीं कटिंग कर सकते, तो मतलब इसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी सेम रहेगा, ठीक है। C2H2, C2H2 का मुझे पता है, मैं इसको 2 से कैंसिल करके इंपेरिकल फॉर्मूला बना सकता हूं C1H1। देखो बहुत आसान है, अगर ध्यान से समझोगे तो बहुत आसान लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अ कंपाउंड ऑन द गिवन एनालिसिस हैज द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। अब मैंने आपको कहा था कि जब भी परसेंटेज कंपोजिशन दिया है तो वो हमेशा परसेंटेज बाय मास होता है, जब तक कोई और डाटा प्रोवाइड ना किया जाए। तो फिर से वही, लेट द सैंपल बी ऑफ 100 ग्राम, लेट सैंपल बी ऑफ 100 ग्राम। जैसे ही आपने ये एज्यूम किया, जो आपकी परसेंटेज है वो मास में कन्वर्ट हो गई। मतलब
सोडियम का मास कितना हो गया 14.31, सल्फर का मास कितना हो गया 9.97, ठीक है। हाइड्रोजन का मास कितना हो गया 6.22, जबकि ऑक्सीजन का आपका मास हो गया है 69.50, ठीक है। अब जो भी मास है आपको उसको मोल्स में कन्वर्ट करना है। मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मासेस, तो 9.97 डिवाइडेड बाय 32, 6.22 डिवाइडेड बाय 1, 69.5 डिवाइडेड बाय 16। इसको कैलकुलेट करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो 14.31 डिवाइडेड बाय 23, ये आ गया आपका 0.62, 9.97 डिवाइडेड बाय 32, ये आ जाएगा 0.31, 6.22 डिवाइडेड बाय 1, तो ये तो सेम ही रहने वाला है 6.22, और 69.5 डिवाइडेड बाय 16, ये बन गया 4.34। अब आपने देखा कि इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है 0.31, तो 0.31 से सबको डिवाइड कर दिया, मतलब सिंप्लीफाइड जो मोल्स आपके निकालने हैं सिंप्लीफाई कर दिया हमने। सिंप्लीफाई कैसे किया, जो सबसे छोटा नंबर था 0.31 उससे सबको डिवाइड करता, 0.31, 6.22 डिवाइडेड बाय 0.31, 4.34 डिवाइडेड बाय 0.31, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 1, और 6.22 डिवाइडेड बाय 0.31, दिस विल बी 20.06 है तो मैं 20 ले रहा हूं। 4.34 डिवाइडेड बाय 0.31, दिस विल बी 14, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, देखो सारी होल नंबर में वैल्यू है, तो मतलब मुझे और फर्दर कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो पहले इंपेरिकल फार्मूला निकाल लेते हैं, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला पे देखते हैं। तो इसका इंपेरिकल फार्मूला क्या बना, देखो जो भी ये नंबर थे ये सब्सक्रिप्ट्स बन गई, तो सोडियम की सब्सक्रिप्ट बन गई 2, सल्फर की सब्सक्रिप्ट बन गई 1, हाइड्रोजन की सब्सक्रिप्ट बन गई 20, और ऑक्सीजन की सब्सक्रिप्ट बन गई 14। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था ये ध्यान से देखो, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड ऑन द assumption that all the hydrogen in the compound is present in the combination with oxygen as a water of crystallization, मतलब जितना भी हाइड्रोजन है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में प्रेजेंट है, मॉलिक्यूलर मास गिवन है। तो पहले मैं इंपेरिकल फॉर्मूला को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लूं, फिर आगे का पार्ट सॉल्व करते हैं। तो अगर मुझे इंपेरिकल फॉर्मूला को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है तो मुझे n निकालना पड़ेगा। n कैसे निकलता है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास आपको क्वेश्चन में गिवन था 342, इंपेरिकल मास मतलब इस फॉर्मूला का जो भी मास आएगा। अब इस फॉर्मूला के अंदर 2 सोडियम है, 1 सल्फर है, 20 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 14 ऑक्सीजन एटम्स हैं। वैल्यूज पुट कर देते हैं, इसका मास कैलकुलेट करते हैं फटाफट। 2 इंटू 23, 1 इंटू 32, 20 इंटू 1, 14 इंटू 16। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ये आएगा 342, ठीक है। तो इसका इंपेरिकल मास भी कितना आ गया 342, मतलब जो n वैल्यू है वो 1 आ गई। अगर n वैल्यू 1 आ गई तो मतलब मुझे 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम ही नंबर मिलेंगे। तो इसका मतलब जो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है वही क्या है, हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी इस कंपाउंड का क्या है, Na2S1 Na2S1 H20 एंड O14। अब आपको कहा था कि जितना भी हाइड्रोजन है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था, ऑल हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपको पता होगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, .XH2O। अगर मैं किसी भी फॉर्मूला के साथ मान लो AXBY, इसके साथ .XH2O ऐसा कुछ लिखता हूं, तो ये जो .XH2O होता है ये क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब देखो अगर मुझे एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालना है तो 2 हाइड्रोजन बाहर निकालने पड़ते हैं, 2 हाइड्रोजन से एक वाटर मॉलिक्यूल मुझे मिल जाता है, यही चीज होती है। अब क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जितना भी हाइड्रोजन है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो 20 हाइड्रोजन से मुझे कितने वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे, 2 से 1, 20 से कितने मिल गए, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स।
ठीक है, तो मतलब मुझे 10 वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरह से मिल गए। अगर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स अलग हो गए तो बताओ, देखो बाकी का फॉर्मूला क्या बचा, Na2S1, हाइड्रोजन को मैंने वाटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में लिख दिया। ऑक्सीजन 14 ऑक्सीजन थे, 10 ऑक्सीजन तो वाटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में आ गए, कितने बचे, 4 ऑक्सीजन और रह गए। तो मतलब फॉर्मूला क्या था, Na2SO4.10H2O। दोबारा समझो ये वाला पॉइंट, एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। देखो जितने भी हाइड्रोजन के एटम्स थे वो सारे के सारे प्रेजेंट थे इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यही क्वेश्चन में गिवन था। तो 2 हाइड्रोजन एटम से एक वाटर मॉलिक्यूल मिलता है, तो 20 हाइड्रोजन एटम से मुझे कितने वाटर मॉलिक्यूल्स मिल गए, 10। ठीक है, अब वो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स बनाते हुए 10 ऑक्सीजन एटम्स भी तो बाहर आए, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम होता है। तो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स में कितने ऑक्सीजन एटम्स आ गए बाहर, 10 ऑक्सीजन एटम्स। 14 ऑक्सीजन एटम थे, 10 बाहर चले गए, तो बचे कितने, 4। तो Na2SO4.10H2O ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया फॉर द गिवन डाटा। कोई डाउट? ठीक है, इस क्वेश्चन को चाहे एक बार और दोबारा से देख लो ताकि अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। हम अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, अ क्रिस्टलाइन सॉल्ट ऑन बीइंग रेंडर्ड एनहाइड्रस लूजेस 45.6% ऑफ इट्स वेट। अब देखो क्रिस्टलाइन सॉल्ट क्या होता है, जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। क्रिस्टलाइन या इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट, कई बार इसको हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट। ये क्या होता है, एक ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। और एनहाइड्रस क्या होता है, एनहाइड्रस जिसके अंदर ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, ये चीज नहीं होती, क्रिस्टलाइन में होती है, एनहाइड्रस में नहीं होती। अब एक चीज और, जब भी आप किसी क्रिस्टलाइन सॉल्ट को हीट करते हो, क्रिस्टलाइन सॉल्ट को हीट करते हो तो वो एनहाइड्रस बन जाता है, और जितना भी वाटर मॉलिक्यूल उसके अंदर था, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो सारा बाहर निकल आता है। और कुछ बाहर नहीं निकलता, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब जितना भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था वो हीट करने पे बाहर आ जाता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि अ क्रिस्टलाइन सॉल्ट ऑन बीइंग रेंडर्ड एनहाइड्रस लूजेस 45.6% ऑफ इट्स वेट। अब इसने 45.6% वेट लूज किया जब इसको हीट किया, और लूज होता क्या है, सिर्फ वाटर, और कुछ तो बाहर नहीं जाता। तो मतलब इसके अंदर 45.6% क्या पड़ा था, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्यों? क्योंकि जब मैंने क्रिस्टलाइन सॉल्ट को हीट किया और एनहाइड्रस बनाया तो उसका 45.6% वेट कम हो गया, और मुझे पता है जो चीज बाहर जाती है वो क्या है, वाटर, और कुछ बाहर नहीं जाता। अगर 45.6% वेट कम हुआ है तो वो वेट कॉरस्पॉन्ड कर रहा है किसको, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को। क्लियर हो गई बात? अब आगे दिया है द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट। तो पहले मैं ऐसा करता हूं, एनहाइड्रस का फॉर्मूला कैलकुलेट करता हूं, बाद में हम हाइड्रेटेड के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो एनहाइड्रस का जो आपको कॉम्पोजिशन गिवन है वो है, एल्यूमिनियम इज 10.5%, पोटेशियम इज 15.1%, सल्फर इज 24.96%, एंड ऑक्सीजन 49.92%। ठीक है, अब देखो मुझे परसेंटेज गिवन है, मैं परसेंटेज से क्या कर सकता हूं, बिल्कुल सही, मैं अपना इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे? लेट द सैंपल इज ऑफ 100 ग्राम, लेट सैंपल इज ऑफ 100 ग्राम। जैसे ही मैंने सैंपल को 100 ग्राम एज्यूम किया, ये जो भी परसेंटेज थी ये मेरी कन्वर्ट हो गई है इन द फॉर्म ऑफ मास। तो एल्यूमिनियम का मास मेरे पास आ गया 10.5 ग्राम। ठीक है, पोटेशियम का मास आ चुका है 15.1 ग्राम, सल्फर का मेरा मास आ चुका है 24.96 ग्राम्स, ऑक्सीजन का मेरा मास आ चुका है 49.92 ग्राम्स। तो अब ये जो मास आ गया, अब मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा अपने मोल्स के अंदर। मोल्स भी मुझे पता है कैसे निकालते हैं हम, गिवन मास बाय एटॉमिक मास। ठीक है, तो गिवन मास कितना है एल्यूमिनियम का, 10.5, और इसका एटॉमिक मास मुझे पता है 27, 15.1, पोटेशियम का मास 39, 24.96, सल्फर का मास 32, 49.92, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16। ठीक है, तो अब मैं इसके मोल्स कैलकुलेट कर लेता हूं, अप टू कितने डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस। तो 10.5 डिवाइडेड बाय 27, ये बन गया 0.38।
ठीक है, 15.1 डिवाइडेड बाय 39 ये बन जाएगा 0.38, और उसके बाद 24.96 डिवाइडेड बाय 32 ये बन गया हमारा 0.78, 49.92 डिवाइडेड बाय 16 तो ये बन गया 3.12। अब जो सबसे छोटा नंबर है उससे सबको डिवाइड करना है ताकि हम सिंप्लीफाइड मोल्स निकाल सकें, मतलब सिंप्लीफाई कर सकें। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर क्या है 0.38, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, 0.78 डिवाइडेड बाय 0.38 और यहाँ पे बनेगा 3.12 डिवाइडेड बाय 0.38। तो जब मैं 3.12 को डिवाइड करूंगा 0.38 से ये बनेगा 8.2 विच इज अप्रोक्सीमेटली 8। ठीक है, और 0.78 को जब मैं डिवाइड करूंगा 0.38 से वो बनेगा 2.05 तो विच इज अप्रोक्सीमेटली 2। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मेरे पास मेरा फॉर्मूला आ गया, इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आया, Al की सबस्क्रिप्ट में आएगा 1, मतलब एल्यूमिनियम की सबस्क्रिप्ट में आएगा 1, पोटेशियम की सबस्क्रिप्ट में भी 1, सल्फर की सबस्क्रिप्ट में 2 और ऑक्सीजन की सबस्क्रिप्ट में 8, AlKS2O8। तो ये मेरा बन गया इंपेरिकल फॉर्मूला। ये इंपेरिकल फॉर्मूला किसका आया, ऑफ द एनहाइड्रस कंपाउंड, क्योंकि एनहाइड्रस का डाटा गिवन था। तो ये एनहाइड्रस कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब मुझे कहते हैं भाई इसका क्या बताना है, क्वेश्चन था कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सिंपलेस्ट फॉर्मूला। सिंपलेस्ट फॉर्मूला पूछा है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है इंपेरिकल फॉर्मूला। याद रखना, जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला अगर आपको क्वेश्चन में बोल दें तो इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला ही पूछा है और दोनों का पूछा है। एनहाइड्रस का तो मैं निकाल चुका, अब मुझे किसका निकालना है, क्रिस्टलाइन का। अब देखो मुझे पता है इसके अंदर कितना वाटर था, 45.6% वाटर। तो इसके अंदर 45.6% वाटर था, मतलब पहले मैं इसका मास निकाल लूं। तो इसका मास कैसे निकालोगे, देखो इसके अंदर एक एल्यूमिनियम है, एक पोटेशियम है, 2 सल्फर हैं, 8 ऑक्सीजन है। एल्यूमिनियम का मास होता है 27, पोटेशियम का मास होता है 39, सल्फर का मास होता है 32 और ऑक्सीजन का मास होता है अपना 16। तो ये बनेगा 27 प्लस 39 प्लस 64। ठीक है, यहां तक आ गया आपका 130 प्लस 8 इंटू 16, 8 इंटू 16 अपना हो गया 128। तो जब आप इसको एड अप करोगे ये बन जाएगा 258। तो 258 है इसका क्या चीज, मास। किसका मास, एनहाइड्रस कंपाउंड का मास। अब मुझे नहीं पता कि इसके अंदर कितना वाटर था। मान लेते हैं जो हाइड्रेटेड कंपाउंड था, हाइड्रेटेड का फॉर्मूला सेम इसके जैसा ही होगा, मतलब AlKS2O8, लेकिन उसके अंदर कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। ऐसा ही कुछ होगा ना, हाइड्रेटेड कंपाउंड में कोई और चीज तो ऐड अप होगी नहीं। ऐड अप होगा तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे, क्योंकि जब मैंने हीटिंग की तो सिर्फ वाटर बाहर गया था। अब मुझे पता है इसके अंदर परसेंटेज ऑफ वाटर कितना है, 45.6, और मुझे पता है परसेंटेज ऑफ वाटर कैसे निकालते हैं, मास ऑफ वाटर विच इज x इंटू 18 डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास में क्या है, इसका मास प्लस वाटर का मास। पिछली वीडियो में ऐसे ही किया था ना, अगर परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकालना था तो कैसे किया था, x इंटू 18, क्योंकि कितना वाटर है इसके अंदर, x मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास में क्या आएगा, 258 प्लस x इंटू 18, दिस इज इक्वल टू 45.6। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x बन गया 45.6 मल्टीप्लाइड बाय 258, दिस इज 11764.8 प्लस 18 इंटू 45.6, 820.8 x, दिस इज 18x। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई भी करना था तो वो भी करो, इंटू 100, तो 1800x। तो 1800x में से मैंने माइनस कर दिया अपना 820.8, तो ये बन जाएगा 979.2, 979.2x, दिस इज 11764.8।
तो यहां से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी 11764.8 होल डिवाइडेड बाय 979.2, ये बन गया 12.01 मतलब 12। तो मतलब x की वैल्यू आ गई। तो हाइड्रेटेड कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बन गया मेरे पास, Al KS2O8 डॉट 12H2O। तो एनहाइड्रस का फॉर्मूला भी आ गया और हाइड्रेटेड का फॉर्मूला भी आ गया। कोई डाउट? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने हर एक टाइप का एक क्वेश्चन आपको कवर अप करा दिया है इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे बेस। ठीक है, अब आप कोई भी क्वेश्चन अपना प्रैक्टिस कर सकते हो, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। जो भी डाउट्स आते हैं वो आप मुझ तक सेंड कर सकते हो बाय मेल और व्हाट्सएप। आपके डाउट्स का रिप्लाई आपको विद इन 24 आवर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का काम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है।